महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र को लेकर वही बात जो अमित शाह ने अब से कुछ दिन पहले हरियाणा को लेकर कही थी। जब वो हरियाणा पहुंचे तो ये कहा था कि दीवार पर लिखा है, साफ साफ पढ़ लीजिए, हरियाणा में इस बार बहुमत की बीजेपी सरकार बनने जा रही है। ठीक यही बात उन्होंने महाराष्ट्र के भी परिप्रेक्ष्य में कही। उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा है, पढ़ लीजिए, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा से आपको लेकर चलती हूं महाराष्ट्र को लेकर जो बातें कही जा रही है। समीर जी, महाराष्ट्र का जिक्र है इसलिए चर्चा आप ही से शुरू कर रही हूं, जहां पर अपने आप में इतनी सारी गांठें हो, जहां महायुति के अंदर युति ना दिखाई दे रही हो, जहां अपने अपने राष्ट्रीय इंजन अपने अपने डब्बे लेकर चल रहा हो, वहां पर दीवार पर लिखा पढ़ लें। देखिए, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, पार्टी के वो चाणक्य चुनाव लड़वाने के लिए देश के गृह मंत्री है। तो जब भी चुनाव आता है तो अमित शाह जी एक्टिव रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक्टिव रहते हैं, संगठन पूरा एक्टिव होता है और चुनाव राज्य में तो खासकर अमित शाह जी का फोकस रहता है। देखिए, एक पार्टी के बड़े नेता होने के नाते अमित शाह जी की जिम्मेदारी कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। और सिर्फ हरियाणा नहीं, आप देखिए जब बंगाल गए तो अमित शाह जी ने कहा था कि इस बार ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है। पार्टी में जाते हैं, कहते हैं, अभी लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी ने कहा था कि 4 चरणों के बाद ही कह दिया था कि 370 हम पार कर चुके हैं। तो पार्टी के नेता का तो जिम्मेदारी होती है कि पार्टीकर्ता का उत्साह बढ़ाए, अपने मतदाताओं का उत्साह बढ़ाए, लेकिन साथ में पार्टी नेता की यह जिम्मेदारी भी होती है कि जो जमीनी सच्चाई है वो बंद कमरे अपने नेताओं को बताए कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, संगठन किस दिशा में जा रहा है। लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है वो 6 महीने में क्या बदल जाएगा पूरा 360 डिग्री, कि जनता उसी हिसाब से वोटिंग करने जा रही है जिस हिसाब से लोकसभा में चुनाव किया था। लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट हो रहे थे, क्या विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे वोट करेंगे? तो लोकसभा चुनाव जो आपके लिए इतना आसान था वो इतना मुश्किल हो गया, तो क्या विधानसभा जो चुनाव आपके लिए इतना आसान रहने वाला है? मुझे लग रहा है कि वास्तविकता के आधार पर भी पार्टी को बात करना चाहिए, लेकिन नेता अपने पार्टी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस बार एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर चले, सीटों का बंटवारा करवाए। और सिर्फ ऊपर बैठकर आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ऊपर बैठकर आप दूसरे नेता को अपनी पार्टी में ला सकते हो, ऊपर आप किसी विरोधी दल को ला के हाथ मिला सकते हो। क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उसे स्वीकार कर रहा है? क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उस दूसरे दल से आए हुए नेता के साथ उतना कदमताल करने की स्थिति में है? आपको जमीनी सच्चाई देखना पड़ेगी। मुझे लगता है कि यह सब देखकर अमित शाह जी अगर वहां निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। सर, हम चुनौतियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अमित शाह ने किस कॉन्फिडेंस से ये बातें कही हैं, उन्होंने क्या अपने संबोधन में कहा है, एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं। 10 साल के काम के बाद जीरो एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। वही बात हर्षवर्धन जी, जो एग्रेशन उनका हरियाणा में था वही एग्जैक्ट एग्रेशन जो है इस वक्त उनका महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में वो सामंजस्य है? अगर बीजेपी के अंदर ही हम ये कहें, क्या उतनी स्ट्रॉन्ग पिलर्स इस वक्त बीजेपी दिखाई दे रही है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि अमित शाह यहाँ आक्रामक थे, वहाँ आक्रामक थे, हम कह रहे हैं तो फिर कहाँ कहाँ नहीं थे, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वो तो आक्रामक ही रहते हैं। और चूंकि एक चीज़ जो इधर उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, चूंकि वो एग्जीक्यूटर के तौर पर तो रहे लेकिन मास लीडर के तौर पर उनकी छवि नहीं रही, वो नेता नहीं रहे। गुजरात में वो विधायक के तौर पर सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले विधायकों में से थे। वो 1 लाख से अधिक से विधानसभा में चुनकर जाते थे नारायणपुरा से। तो वो उस तरह के नेता रहे, लेकिन बावजूद उसके एक मास लीडर की छवि नहीं रही। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया उस पर,
भाषण वो गुजराती हैं, हिंदी में उस धारा प्रवाह से नहीं देते हैं, लेकिन अब उन्होंने वो सब सीख लिया है, वो उस अंदाज में बात करते हैं और लगातार उनकी जितनी सभाएं और रैलियां हुई हैं, चूंकि मोदी जी की रैलियों की चर्चा होती है लेकिन अमित शाह की सभाओं की चर्चा बहुत कम होती है। वो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अभी मास लीडरशिप के तौर पर भी अपने आप को एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं इसको जरा समझना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिवाइडेड हाउस था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्थिति ये हो गई थी कि लग रहा था कि अलग अलग खेमे में बटी हुई बीजेपी कहीं एकदम से ही नीचे न चली जाए, और इसके अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कोई मान सकता है कि अजीत पवार वाला बोझ हो, मैं भी मानता हूं, बार बार मैं भी कहता हूं, और वो हो सकता है कि आज नहीं तो कल उनको निर्णय लेना पड़े, क्योंकि जब आप वहां कहेंगे तो कार्यकर्ताओं में तो जोश जम के आया जब आपने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सरगना शरद पवार है। अब हर कोई इसको तुरंत मानेगा, क्योंकि शरद पवार के ऊपर बड़े गंभीर गंभीर आरोप रहे हैं। शरद पवार के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम तक से मिले होने के आरोप लग गए थे। शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो जो 12 जगह धमाके हुए थे, मस्जिद बंदर 13वां खुद ही जोड़ दिया, दूरदर्शन पर जाकर झूठा इंटरव्यू दे दिया, श्री कृष्णा आयोग के सामने कह दिया कि ये सब हम सेकुलरिज्म बचाने के लिए। खैर फिर मेरे मुंह से भी फ्रॉड सेकुलरिज्म निकलेगा तो विजय जी कहेंगे कि वो ठीक नहीं शब्द थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस में उसको वो हमला कर रहे थे। लेकिन जो बड़ी चीज थी जिसकी चर्चा होनी चाहिए, कल भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, देवेंद्र फडणवीस के दाहिने हाथ पर विनोद तावड़े, उनके दाहिने हाथ पर पंकजा मुंडे बैठी हुई थी। यह भारतीय जनता पार्टी का वो विनिंग ट्रायो है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो सामाजिक समीकरण है उसको भारतीय जनता पार्टी साध सकती है। डिवाइडेड हाउस होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी 105 और 122 वहां पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा चमत्कार जैसा नहीं होगा कि बीजेपी वहां सत्ता में आए, लेकिन अभी जो ये त्रिकोण है, अभी वाला जो ऑटो चल रहा है, उसमें जो ऑटो ड्राइवर हैं एकनाथ शिंदे जी और जो दो लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। और देखिए, चेहरा नहीं घोषित होने वाला है, ये तय हो गया। सीटें किसको कितनी दी जाएंगी वो अंत में अमित शाह के ही माथे पर आना है। तो उनको जो कुछ वहां वो भाषण दे रहे थे, दो फ्रंट पे ठीक करना है। एक तो पार्टी के भीतर की स्थिति ठीक हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो 3 नेता हैं उन नेताओं को कैसे वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और अजीत पवार को लेकर बार बार संघ का कैडर, भाजपा का कैडर बार बार कहता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सरगना का ही तो परम शिष्य है नहीं, तो कैसे अलग अलग बार हो जाएगा? क्या फिर वो इधर आएगा तो फिर पलट जाएगा? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।